फिर से आपके लिए एक और चैप्टर ले आए हैं बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, पहला अध्याय है। किसके बारे में? तो बायोलॉजी का कोशिका का अध्ययन, पहला चैप्टर या अध्याय कह लीजिए। विक्ट्री अकेडमी बाय विशु। करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो जो हमें आज पढ़ना है वो ह्यूमन सेल पढ़ना है। पिछले का हुआ था कोशिका का अध्ययन, ह्यूमन सेल। इसके हम थोड़ी सी अभी डिटेल जान लेते हैं। तो मैं इस इमेज को हटा रहा हूँ, क्लियर। इस इमेज को क्लियर करता हूँ मैं अभी। तो पहले हम डिटेल्स जान लेते हैं कि सेल है क्या। पहले हम बायोलॉजी को ही जानते हैं। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव जंतु विज्ञान। जीव जंतु विज्ञान साफ लिखता हूँ। तो बायोलॉजी जो है इसके हम दो पार्ट्स करते हैं। बायोलॉजी, इसके जो फादर थे वे थे अरस्तु। अरस्तु वही हैं जिन्होंने सिकंदर के गुरु भी अरस्तु थे। और हिस्ट्री की बात हो जाएगी सिकंदर गुरु की। बायोलॉजी के दो पार्ट करते हैं। एक तो करते हैं हम जूलॉजी, एक करते हैं हम आपका बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जानवरों को, एनिमल्स को। अब बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपके पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। फादर ऑफ जूलॉजी जो थे वे अरस्तु ही होंगे। अरस्तु। और जो फादर ऑफ बॉटनी थे वे थे थियोफ्रेस्टस। एनिमल जो हैं, एनिमल्स के बारे में इसके अंदर हमें पढ़ना है। एनिमल जो ह्यूमन है वो भी एनिमल है, और जानवर एनिमल तो है ही। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? व्हाट इज़ ए सेल? सेल जो है, सारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है। कई सारे एक जैसे सेल्स मिलकर एक अंग उत्तक बनते हैं, टिश्यू। कई सारे टिश्यूज मिलकर बनते हैं एक अंग, और अंगों को मिलकर बनती है बॉडी। तो जो सेल है वो शरीर का सबसे छोटा पार्ट ना होकर शरीर की सबसे छोटी इकाई है। समझ होंगे आप मेरे कहने का मतलब कि कई सारे एक जैसे सेल्स मिलकर बने टिश्यूज। आपको टिश्यू का नाम है ब्लड इज अ टिश्यू। और जब कैसा टिश्यू मिलते हैं तो बनते हैं एक अंग, और अंगों के मिलने से बनती है बॉडी। फॉर एग्जांपल एक घर है, ईंटों को मिला के घर बना। कैसा ईंटों को जोड़ देंगे तो बन जाएगी दीवार। कैसा दीवार को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कमरा। वही सिस्टम हमारा बॉडी में अप्लाई होता है। तो हमें सेल के बारे में पढ़ना था। सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। अब आप अंदर बेवकूफ़ तो है नहीं। सेल का जो अध्ययन है उस क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ सेल कहलाएगा आपका साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी कहलाएगा। साइटोलॉजी सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 ईस्वी यानी कि AD में रॉबर्ट हुक ने की। बट ये जो इन्होंने सेल खोजा था ये डेड सेल थी। डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस या नेफ्रोसिस कहते हैं। डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस कहलाते हैं। और जो सबसे पहले हमारी लिविंग सेल की खोज हुई थी, हमारी सबसे पहले लिविंग सेल की खोज जिसने की थी वो हुई थी 1674 में। यानी इसके टोटल 9 ईयर्स बाद 16 पेन को क्या होगा जी? हाँ वो सही तो रहा यार। 1674 में ये हुई थी हमारी, किन्होंने खोज की थी? तो ये भी AD में
जब एडी में तो एडी लिखने की वजह से मतलब बनता नहीं है, सिर्फ डी कर देता हूँ एडी में, कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है खाना खा के लिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमारी जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, सर्वप्रथम किसने? तो इनका नाम थोड़ा आप ऐसे 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा कि एंटोनी डॉट वॉन ल्यूवेनहॉक। याद रखिए, हुक है यो हॉक है, हुक हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हम रॉबर्ट हुक को क्या कहेंगे? जब उन्होंने शुरुआत कर दी साइटोलॉजी की तो इन्हें कहेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी, और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी। इनके फोटो आप मेरे पास शायद पड़े होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इमेजेस। सॉरी, चलिए आप इमेज का क्या करना है आपको, इमेज इंपोर्ट कर देंगे बाद में हम। जब अब आप देखिए कि लोग तो कोशिका खोद के चले गए, अब इस कोशिका करना क्या है? तो जो हमारा कोशिका सिद्धांत है, क्या है कोशिका सिद्धांत, वो उसने वो कौन देगा? कोशिका सिद्धांत मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ये हमारा दिया स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, इन दो लोगों ने दिया हमारे क्या दिया? तो इन्होंने दिया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स, सेल प्रिंसिपल्स कह लीजिए या प्रिंसिपल ऑफ सेल्स। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि डेड सेल्स को क्या कहते हैं? डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस। वाइट कलर ठीक रहेगा क्या बोर्ड के लिए, या बोर्ड का रंग वाइट कर दूँ मैं? ग्रीन अच्छा लग रहा हो तो, पर बटा समझ में नहीं आएगा वो। अब ठीक है, चलिए नेफ्रोसिस, मृत कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये होती हैं आपकी माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा इसकी। और सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी, सॉरी बड़ी लिख देंगे, बड़ी कोशिका किसकी होगी? तो सबसे बड़ी कोशिका होगी आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका, सॉरी सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है? सॉरी अभी आप ये देखिए कि मानव में सबसे बड़ी, मानव में सीक्वेंस गड़बड़ा गया था, सॉरी, मानव में सबसे बड़ी तो स्त्री का ओवम। अब जो मानव है, मानव में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। और अगर कहेगा कि मानव में सबसे छोटी, सबसे छोटी याद रखिएगा, दुनिया में नहीं, वे दुनिया में थे मानव में, तो पर वहीं पे आएगा कि सबसे लंबी कोशिका। देखिए आपसे अगर कहा जाए कि ये क्या है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, बट अगर ये कहा जाए कि ये क्या है, तो ये लंबा है। तो लंबे बड़े में अंतर है। ठीक है, समझ गए, आशा करता हूँ आप। तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो है हमारी न्यूरॉन सेल्स,
न्यूरॉन सेल्स ह्यूमन में होते हैं, दुनिया में भी सबसे बड़ा है, मानव में सबसे बड़ा होगा इस दुनिया में। तो न्यूरॉन सेल्स सबसे लंबे कोशिकाएं होती हैं, बड़ी नहीं लंबी। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कोशिका विभाजन सबसे फास्ट तो लीवर में, यकृत इसको कहते हैं हम लीवर, इसको कहते हैं हम जिगर। अब वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन हमारे दिमाग में, न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन आपको समझ में आ जाएगा आगे कि कोशिका विभाजन क्या है। अभी फिलहाल के लिए आप इसे नोट कीजिए। कोशिका के अंग अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, दिक्कत ना होता। नई स्लाइड बना दी मैंने। कोशिका के अंग पढ़ना शुरू करते हैं। अंग यानी कि पार्ट्स। कोशिका एक तरह की झिल्ली है, यानी कि एक तरह का थैला है। इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स से बॉडी चलती है। समझ लेंगे आप, जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, नोट कर रहे होंगे आशा करता हूँ। तो जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है जीव द्रव्य। सबसे पहला पार्ट आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। इसकी खोज जो की थी पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। किसका 80% वाटर। समझ में तरल तो होगा ही अपना आप गाढ़ा, और 20% प्रोटीन का। ये दो प्रकार का होता है। इसमें जीव द्रव्य दो पार्ट के होते हैं, यानी कि जीव द्रव्य या दो पार्ट। एक तो था कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर भरा होता है, उसे केंद्रिका द्रव्य जो केंद्रिका के अंदर होता है, केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, पहला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। जो केंद्रिका द्रव्य है वो केंद्रिका को सूखने से बचाता है, जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। अब आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार। भित्ति चित्र का नाम सुना होगा आपने, भित्ति चित्रकारी। दीवार पर जब चित्र बना देते हैं तो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका? तो सेलुलोज का बना होता है। ये केवल और केवल प्लांट्स में पाया जाता है, पादपों में, प्लांट्स में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। और जीवाणु में एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, प्रोटीन होता है एक तरह का, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। कवक मतलब फंगस या फंगी या कवक। इसकी जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, किसकी बनती है? कायरीन की।
कायरीन की। अब बात आती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये क्या होता है? ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, जबकि सेल वाल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, ना कि सेल वाल हम ह्यूमंस में होती है। ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। लिख देता हूँ मैं आपको कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में मिलती है। और कोशिका के अंदर के सभी पदार्थ इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड। सेल मेम्ब्रेन इनसाइड ऑल प्रोडक्ट्स इनसाइड ऑल प्रोडक्ट्स। जो सेल मेम्ब्रेन है वह प्रोटीन का बना होता है। किसका? आपका सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है। ज़्यादातर बॉडी ही प्रोटीन की बनी। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर मटेरियल कहा गया है। आपको काफ़ी जगह नाम सुना है प्रोटीन का। कोई है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यानी कि मान लीजिए कोरोना है, अभी की फिलहाल क्या कोरोना है। कोरोना अगर हमारी कोशिका के अंदर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन हमारी सिक्योरिटी करेगी, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है ये अर्ध पराग में होती है। कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है, जो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन वगैरह के ब्लड को। इसलिए कोरोना फेफड़ों के रास्ते से एंट्री करता है, ना कि कोशिका में डायरेक्ट। अब हमारी फेफड़े की कोशिकाएं काफ़ी कमज़ोर होती हैं। अब कोशिका झिल्ली के बाद आता है हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगली स्लाइड बना दी मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम हिंदी में लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, बट इसका जो हिंदी में ऑफिशियल नाम है वो है सूत्रकणिका। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? आपके अल्टमैन ने। आपको सब वैज्ञानिक का नाम आपको लिख के रखने होंगे। अल्टमैन ने किया। यह ऑक्सी श्वसन का कार्य करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सी श्वसन करता है। यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा? क्रेब्स चक्र, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? पावर हाउस या शक्ति गृह। जब 38 एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी से हमारा क्या बनता है कि हमारा एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज बनने में 38 एटीपी लगते हैं। सूत्रकणिका की या माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसके आगे अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा अजीब सा नाम है। साफ लिखो यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो हिंदी में नाम बनता है वो बनता है अंतः प्रदव्य जालिका।
यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। देखिए क्या है हमारी कोशिका का, तो स्केलेटन। स्केलेटन एक कोशिका को पिचकने से रोकता है, पिचकने से बचाता है। पिचकने से बचाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, ईआर, ये दो पार्ट का है, स्मूथ और रफ। तो हम इसका स्मूथ रफ भी देखते हैं। पहले हम स्मूथ देख लेते हैं। वाट इज स्मूथ, क्या है ये? जो स्मूथ ये आ रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। किसका? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाता है। देखिए जब दोनों चिकनी चीज़ हैं तो चिकनी चीज़ें स्मूथ हो गई। कहता है रफ। रफ क्या करता है? तो रफ जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। पर क्या है, खुद प्रोटीन का निर्माण करता नहीं, इसके ऊपर होता है राइबोसोम। इसके ऊपर जो बिंदी बिंदी में राइबोसोम दिखाते हैं, कैसे बनते हैं? जैसे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो पार्ट, एक पर तो बिंदी बिंदी है, ये राइबोसोम से ये प्रोटीन बना रहा है, इसलिए इसका जो ये रफ हो चुका है, इस पर राइबोसोम से, इस पर कुछ नहीं है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट और फैट बना रहा है। इस तरीके से आपका ईआर होता है। ये क्या क्या बना रहा था? तो इसके ऊपर थे राइबोसोम्स। राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। तो अब आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि अब आपको राइबोसोम पढ़ना है। स्टार्ट किया जाएगा राइबोसोम। अच्छा, इस स्लाइड का कलर कैसे बदल गया? पीछे से स्लाइड का तो एक कलर था। अच्छा जी, खैर छोड़िए, हमें स्लाइड के कलर से क्या लेना। अब आता आपका राइबोसोम। राइबोसोम 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 जो है ये प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपकी प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए जो प्रोटीन शायद बॉडी को बना रहा है, उस प्रोटीन को बनाने वाला ही खुद अपने आकार में सबसे छोटा है। तो छोटा अंग। और मैं क्या करूँगा, अपनी राइटिंग कैसे सुधारूँ? छोटा अंग। छोटा अंग है कोशिका का सबसे छोटा, राइबोसोम। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका 70S राइबोसोम, एक होता है आपका 80S राइबोसोम। कैसे? राइबोसोम पार्ट 2, 70S और 80S। जो 70S है ये आपका प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। इन्हें हम अविकसित कोशिक कहते हैं। अविकसित। फॉर एग्जाम्पल आपको वायरस, बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है। ये हल्का होता है। क्या होता है ये हल्का होता है, हल्का राइबोसोम, हल्का। और ये अविकसित कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा 80S है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक। और ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसे? विकसित कोशिकाएं होती हैं। और ये भारी होता है। जब वो हल्का तो इससे भारी। तो आपका राइबोसोम भी हो चुका। राइबोसोम का सबसे छोटा पार्ट होता है पूरी कोशिका का। नेक्स्ट स्लाइड। अरे कलर कैसे चेंज हो रहा है स्लाइड के, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो S है वो क्या दिखाना चाहता है कोशिका में, तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये जो S है क्या दर्शा रहा है? S
ऐसा आपका दर्शा रहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शा रहा है कि 70। आप बहुत लंबा हो जाएगा ना, कोई ऐसे लिखेगा कि 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो हम इसे क्या करते हैं बस 70s। जो आपका नेक्स्ट आया वो है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का। इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा कैमिलो गोल्जी ने। ये किसका काम करता था? ये परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन किसका? तो ऊर्जा का, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट करता है ये। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है। अब आपका जो आया सेंट्रोसोम, ये बहुत खतरनाक चीज है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखिए जी, सेंट्रोसोम को हम हिंदी में कहते हैं तारक काय। तारक काय, तारक काय। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं होता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादपों में कोशिका विभाजन के सेल प्लेट होता है। किसमें? तो प्लांट्स में, एनिमल में जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन करता है? जो इनमें सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन करता है आपका सेंट्रोसोम। बट वहीं प्लांट्स की बात होगी, प्लांट्स में करता है सेल प्लेट। सेल प्लेट। ये कोशिका विभाजन क्या है वो समझिए आप। कोशिका विभाजन समझिए, देखिए जब किसी चीज़ से, तो आपको लग रहा होगा कोशिका विभाजन क्या है, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ये चीज़ है कोई, आपको लग रहा होगा कोशिका विभाजन यानी तोड़ देना, तोड़ना नहीं। जब इसी चीज़ की जैसी इससे अलग होकर वापस से छोटे रूप में होगी और बाद में वो जाकर इसी के जैसे रूप धारण कर लेगी, वो था कोशिका विभाजन। समझाते जैसे बच्चा जो है, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी से एक शिशु का जन्म होता है, वो छोटा होता है, बाद में जाके उसी की तरह बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम तो कोशिका विभाजन की श्रेणी में रखते हैं। ये एक पेंसिल थी और इस पेंसिल से इतना हिस्सा हो गया अलग, ये अलग हो गया और बाद में जाके इस साइज़ की हो गई। क्या है ये? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। किसने? बोबेरी ने। बोबेरी ने। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है लाइसोसोम। ये मेरा फेवरेट अंग है पूरी कोशिका का, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। कौन सा? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? तो जल अपघटक एंजाइम। ये करता क्या है? कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो ये उस अंग को नष्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक सेल थी, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। फिर जो सेंट्रोसोम होगा ये इस पर क्या छिड़क देगा? जल अपघटक एंजाइम। ये जल के ख़त्म हो जाएगी, उसे मार के ख़त्म कर देगा ये। अच्छा, और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो ये
कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। तो लाइसोसोम जो है कैसे आत्महत्या करता है कि कोशिका के सभी अंगों ने कह दी कि हम काम नहीं करेंगे, तो उसमें लाइसोसोम नाम की जो थैली है, थैली के आकार का होता है, ये खुद को फाड़ लेगा। खुद को फाड़ने से इसके अंदर का जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इंग्लिश में बोलने में आसानी है, ये कोशिका को ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आत्महत्या करता है ये लाइसोसोम। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, यानी कि जो लाइसोसोम का अध्याय है वो हम आपको सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। लाइसोसोम क्या जो कोशिका है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो लाइसोसोम के आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या जानना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर, और आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आपको जो सेकंड पार्ट में जानना होगा, बेसिकली आपको जानना होगा केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में, बहुत केंद्रक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, बहुत मेन अंग है न्यूक्लियस। फिर इसके आगे आपको जानना है रसधानी वैक्यूल्स के बारे में, रसधानी है वैक्यूल्स। फिर इसके बाद आगे आपको जानना है प्लास्टिड के बारे में। ये प्लास्टिड जो है ये हम में नहीं होता, इसे हम लवक कहते हैं, और बेसिकली लवक, इसे हम कहते हैं प्लास्टिड। ये किस्म होता है प्लांट्स में। प्लास्टिक के कितने पार्ट? तो 3 पार्ट। प्लास्टिक यानी लवक के आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट आपको बता देता हूँ मैं। इसके आगे जो 3 पार्ट है मतलब क्लोरोप्लास्ट, आपके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो ल्यूको क्रोमो, ये आपके 3 पार्ट होते हैं। फिर इसके आगे जो आपका नेक्स्ट आता है बस इतना ही आपको पढ़ना होगा बेसिकली। फिर आपको कोशिका के 2 प्रकार, और बस ये गुणसूत्र, क्रोमोसोम वगैरह। बेसिकली जो आपका कोशिका था वो यहीं तक था। अब मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज होगा आपका स्लाइड 1 से स्टार्ट होगा। स्लाइड 1, ये जी स्लाइड 1, कोशिका विभाजन। ये तो आपको स्टार्टिंग से देखिए, सेल या साइटो, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं साइटोलॉजी। 1665 में क्या आया, रॉबर्ट हुक डेड सेल की खोज कर दी और फादर ऑफ साइटोलॉजी बन गए। इसके बाद 1674 में एंटोनी वन लीeuwenhoek आए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बन गए। इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने आपके जिंदा कोशिका या फिर लिविंग सेल की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत ने दिया स्लेडन एंड स्वान ने। डेड सेल्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका कहाँ की होती है, तो माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की। ये ओवरऑल वर्ल्ड में थी। मानव में सबसे बड़ी होती है आपके स्त्री के ओवम, और सबसे छोटी पुरुष का शुक्राणु, या फिर इसे हम स्पर्म कहते हैं, इसे अंडाणु कहते हैं, स्पर्म। इसको हम ओवम लिख दिया मैंने, से अंडाणु कहाँ गया, अंडाणु। अच्छा, सबसे बड़ा सेल तो आपको न्यूरॉन सेल्स होते हैं ह्यूमन के। फिर आता आपका कोशिका विभाजन, यकृत में नहीं होता। और आपका कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, तो सॉरी यकृत में तेज होता है, यहाँ कहाँ नहीं होता, न्यूरॉन सेल्स में आपका कोशिका विभाजन और सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं होती, क्या कहते हैं उन्हें, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में अच्छी या फिर बुरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब कैंसर क्या है, मैं आपको कैंसर बता दूँ थोड़ा सा। कैंसर या फिर कर्क रोग क्या है, जब हद से ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाए। मान लीजिए कहीं ये जगह कट गई, यहाँ पर कहते हैं 10, पर वहीं हमारे जो इसका सेंट्रोसोम था उसने 10 लाख बना दिए, 1 2 3 4 5, 10 लाख बना दिए। तो ये क्या होगा, इसी को कैंसर कहते हैं, हद से ज़्यादा हो जाना।
तो सबसे ज़्यादा कैंसर की संभावना कहाँ होंगी? लीवर में। और सबसे कम कहाँ पे होंगी? ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में। पर फिर भी आपने नाम सुना होगा ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन में कैंसर कैसे होगा भाई? तो बात को समझिए थोड़ी सी, देखिए गहराई से बात समझिए। ब्रेन ये क्या होगा जी? ब्रेन यहाँ पर भी लिखा गया। ब्रेन सेल्स कितने होते हैं? 2। एक होता है आपके न्यूरॉन्स और एक होता है आपके गिलियल्स। इनमें क्या सेंट्रोसोम होता है? नहीं, गिलियल्स। तो क्या जो न्यूरॉन सेल्स हैं इनमें सेंट्रोसोम होता है? नहीं, इनमें जो हमारा सेंट्रोसोम है वो नहीं होता। सेंट्रोसोम इनमें नहीं होता, बट इनमें सेंट्रोसोम होता है, इनमें होता है। तो इसी वजह से जो ब्रेन कैंसर होता है वह इस गिलियल सेल्स की वजह से होता है, गिलियल सेल्स से। पर वो भी ब्रेन कैंसर ना होकर ब्रेन ट्यूमर होता है, ट्यूमर। कैंसर के शुरुआती स्टेज को हम ट्यूमर कहते हैं, शुरुआती स्टेज को ट्यूमर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया? इसी तरह मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपके साथ था विशु। हम फिर से आपके लिए एक और चैप्टर ले आए हैं बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, पहला अध्याय है। किसके बारे में? तो बायोलॉजी का कोशिका का अध्ययन, पहला चैप्टर या अध्याय कह लीजिए। विक्ट्री अकेडमी बाय विशु। करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो जो हमें आज पढ़ना है वो ह्यूमन सेल पढ़ना है। पीछे लिखा हुआ था कोशिका का अध्ययन, ह्यूमन सेल। इसके हम थोड़ी सी अभी डिटेल जान लेते हैं। तो मैं इस इमेज को हटा रहा हूँ, क्लियर। इस इमेज को क्लियर करता हूँ मैं अभी। तो पहले हम डिटेल्स जान लेते हैं कि सेल है क्या। पहले हम बायोलॉजी को ही जानते हैं। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव जंतु विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान। साफ लिखता हूँ। तो बायोलॉजी जो है इसके हम दो पार्ट्स करते हैं। बायोलॉजी, इसके जो फादर थे वे थे अरस्तु। अरस्तु वही हैं जिन्होंने सिकंदर के गुरु भी अरस्तु थे। और हिस्ट्री की बात हो जाएगी सिकंदर गुरु की। बायोलॉजी के 2 पार्ट करते हैं। एक तो करते हैं हम जूलॉजी, एक करते हैं हम आपका बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जानवरों को, एनिमल्स को। अब बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपके पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। फादर ऑफ जूलॉजी जो थे वे अरस्तु ही होंगे, अरस्तु। और जो फादर ऑफ बॉटनी थे वे थे थियोफ्रेस्टस। एनिमल जो हैं, एनिमल्स के बारे में इसके अंदर हमें पढ़ना है। एनिमल जो ह्यूमन है वो भी एनिमल है, और जानवर एनिमल तो है ही। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? व्हाट इज़ अ सेल? सेल जो है, सारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है। कई सारे एक जैसे सेल्स मिलकर एक अंग तक बनते हैं, टिश्यू। कई सारे टिश्यूज मिलकर बनते हैं एक अंग, और अंगों को मिलकर बनती है बॉडी। तो जो सेल है वो शरीर का सबसे छोटा पार्ट ना होकर शरीर की सबसे छोटी इकाई है। समझ होंगे आप मेरे कहने का मतलब कि कई सारे एक जैसे सेल्स मिलकर बने टिश्यूज। आपको टिश्यू का नाम है ब्लड इज़ अ टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनते हैं एक अंग, और अंगों के मिलने से बनती है बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, ईंट,
ईंटों को मिला के घर बना, कई सारी ईंटों को जोड़ देंगे तो बन जाएगी दीवार, कई सारी दीवारों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कमरा। वही सिस्टम हमारा बॉडी में अप्लाई होता है। तो हमें सेल के बारे में पढ़ना था। सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। अब आप इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, सेल का जो अध्ययन है उस क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ सेल कहलाएगा आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी कहलाएगा। साइटोलॉजी सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 ईस्वी यानी कि AD में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक। बट ये जो इन्होंने सेल खोजा था ये डेड सेल थी। डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस या नेफ्रोसिस कहते हैं। डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस कहलाते हैं। और जो सबसे पहले हमारी लिविंग सेल की खोज हुई थी, हमारी सबसे पहले लिविंग सेल की खोज जिसने की थी वो हुई थी 1674 में। यानी इसके टोटल 9 ईयर्स बाद 16 पेन को क्या होगा जी? हाँ वो चल तो रहा है यार। 1674 में ये हुई थी हमारी, किन्होंने खोज की थी? तो ये भी AD में, ये भी AD में। तो AD में मतलब बनता नहीं है, सिर्फ DD कर देता हूँ। AD में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है खाना खा के लिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमारी जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, सर्वप्रथम किसने? तो इनका नाम थोड़ा आप ऐसे 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। याद रखिए हुक है, ये हॉक है, हॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हम रॉबर्ट हुक को क्या कहेंगे? जब उन्होंने शुरुआत कर दी साइटोलॉजी की तो इन्हें कहेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी, और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी। इनके फोटो आप मेरे पास शायद पड़े होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इमेजेस। सो ही चलिए, आप इमेज का क्या करना है आपको, इमेज इंपोर्ट कर देंगे बाद में हम। जब अब आप देखिए कि लोग तो कोशिका खोद के चले गए। अब इस कोशिका करना क्या है? तो जो हमारा कोशिका सिद्धांत है, क्या है कोशिका सिद्धांत, वो उसने वो क्या कौन देगा? कोशिका सिद्धांत मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ये हमारा दिया स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान इन दो लोगों ने दिया। हमारे क्या दिया? तो इन्होंने दिया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स, सेल प्रिंसिपल्स कह लीजिए या प्रिंसिपल ऑफ सेल्स। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि डेड सेल्स को क्या कहते हैं? डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस। वाइट कलर ठीक रहेगा क्या बोर्ड के लिए? या बोर्ड का रंग वाइट कर दूँ मैं, ग्रीन अच्छा लग रहा हो तो? पर बटा समझ में नहीं आएगा वो। अब ठीक है, चलिए। नेफ्रोसिस मृत कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये होती हैं आपकी माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा।
इसकी। और सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी, सॉरी बड़ी लिख देनी है, बड़ी कोशिका किसकी होगी? तो सबसे बड़ी कोशिका होगी आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका, सॉरी सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है? सॉरी अभी आप ये देखिए कि मानव में सबसे बड़ी, मानव में सीक्वेंस गड़बड़ा गया, सॉरी, मानव में सबसे बड़ी तो स्त्री का ओवम। अब जो मानव है, मानव में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। और अगर कहेगा कि मानव में सबसे छोटी, सबसे छोटी याद रखिएगा, दुनिया में नहीं, वे दुनिया में थे, मानव में। तो पर वहीं पे आएगा कि सबसे लंबी कोशिका। देखिए आपसे अगर कहा जाए कि ये क्या है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। बट अगर ये कहा जाए कि ये क्या है, तो ये लंबा है। तो लंबे बड़े में अंतर है। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ आप। तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो है हमारी न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स ह्यूमन के, ह्यूमन में होते हैं। दुनिया में भी सबसे बड़ा है, मानव में सबसे बड़ा होगा इस दुनिया में। तो न्यूरॉन सेल्स सबसे लंबे कोशिकाएं होती हैं, बड़ी नहीं लंबी। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कोशिका विभाजन सबसे फास्ट तो लीवर में, यकृत, यकृत इसको कहते हैं हम लीवर, इसको कहते हैं हम जिगर। अब वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन हमारे दिमाग में, न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन आपको समझ में आ जाएगा आगे कि कोशिका विभाजन क्या है। अभी फिलहाल के लिए आप इसे नोट कीजिए। कोशिका के अंग अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, दिक्कत ना होता। नई स्लाइड बना दी मैंने। कोशिका के अंग, कोशिका के अंग पढ़ना शुरू करते हैं। अंग, अंग यानी कि पार्ट्स। कोशिका एक तरह की झिल्ली है, यानी कि एक तरह का थैला है। इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स से बॉडी चलती है। समझ लेंगे आप, जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, नोट कर रहे होंगे आशा करता हूँ। तो जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है जीव द्रव्य। सबसे पहला पार्ट आता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। इसकी खोज जो की थी पुरकिंजे ने की थी, पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। किसका 80% वाटर। तो समझ लोगे तरल तो होगा ही अपना गाढ़ा, और 20% प्रोटीन का। ये दो प्रकार का होता है। इसमें जीव द्रव्य दो पार्ट के होते हैं, यानी कि जीव द्रव्य का दो पार्ट। एक तो था कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर भरा होता है, उसे केंद्रिका द्रव्य जो केंद्रिका के अंदर होता है, केंद्रिका द्रव्य।
ठीक है, पहला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। जो केंद्र का द्रव्य है वो केंद्रिका को सूखने से बचाता है, जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। अब आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब है दीवार, भित्ति चित्र का नाम सुना होगा आपने, भित्ति चित्रकारी, दीवार पर जब चित्र बना देते हैं तो। ये सेलुलोज का बना होता है, किसका? तो सेलुलोज का, सेल्यूलोज का बना होता है। ये केवल और केवल प्लांट्स में पाया जाता है, पादपों में, प्लांट्स में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। और जीवाणु में एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, प्रोटीन होता है एक तरह का, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। कवक मतलब फंगस या फंगी, फंगस या फंगी या कवक। इसकी जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, किसकी बनी होती है? कायरीन की, कायरीन की। अब बात आती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, जबकि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, ना कि सेल वॉल हम ह्यूमंस में होती है। ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। लिख देता हूँ मैं आपको कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में मिलती है। और कोशिका के अंदर के सभी पदार्थ इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड। सेल मेम्ब्रेन इनसाइड ऑल प्रोडक्ट्स, इनसाइड ऑल प्रोडक्ट्स। जो सेल मेम्ब्रेन है वह प्रोटीन का बना होता है। किसका? आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है। ज़्यादातर बॉडी ही प्रोटीन की बनी। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर मटेरियल कहा गया है। आपको काफ़ी जगह नाम सुना है प्रोटीन का। कोई है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यानी कि मान लीजिए कोरोना है, अभी की फ़िलहाल का कोरोना है। कोरोना अगर हमारी कोशिका के अंदर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन हमारी सिक्योरिटी करेगी, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है ये अर्ध पराग में होती है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है, जो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वगैरह या ब्लड को। इसलिए कोरोना फेफड़ों के रास्ते से एंट्री करता है, ना कि कोशिका में डायरेक्ट। अब हमारी फेफड़े की कोशिकाएं काफ़ी कमज़ोर होती हैं। अब कोशिका झिल्ली के बाद आता है हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगली स्लाइड बना दी मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम हिंदी में लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, बट इसका जो हिंदी में ऑफिशियल नाम है वो है सूत्रकणिका। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? आपके अल्टमैन ने। आपको सब वैज्ञानिक का नाम आपको लिख के रखने होंगे। अल्टमैन ने किया।
यह ऑक्सी श्वसन का कार्य करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सी श्वसन करता है। यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? पावर हाउस या शक्ति गृह। जब 38 एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी से हमारा क्या बनता है कि हमारा एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज बनने में 38 एटीपी लगते हैं। कोशिका सूत्रकणिका की या माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसके आगे अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा अजीब सा नाम है। साफ लिखो यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो हिंदी में नाम बनता है वो बनता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। देखिए क्या है हमारी कोशिका का? तो स्केलेटन। एक कोशिका को पिचकने से रोकता है। पिचकने से बचाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER है। ये दो पार्ट का है, स्मूथ और रफ। तो हम इसका स्मूथ रफ भी देखते हैं। पहले हम स्मूथ देख लेते हैं। वाट इज स्मूथ? क्या है ये? जो स्मूथ ये आ रहा है ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। किसका? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाता है। देखिए जब दोनों चिकनी चीज़ हैं तो चिकनी चीज़ें स्मूथ होगा। ये कहता है रफ क्या करता है? तो रफ जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। पर क्या है? खुद प्रोटीन का निर्माण करता नहीं। इसके ऊपर होता है राइबोसोम। इसके ऊपर जो बिंदी में राइबोसोम दिखाते हैं कैसे बनते हैं। जैसे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके दो पार्ट, एक पर तो बिंदी हैं। ये राइबोसोम से ये प्रोटीन बना रहा है, इसलिए इसका जो ये रफ हो चुका है इस पर राइबोसोम से। इस पर कुछ नहीं है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट और फैट बना रहा है। इस तरीके से आपका ER होता है। ये क्या क्या बना होता है? तो इसके ऊपर थे राइबोसोम्स। राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। तो अब आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि अब आपको राइबोसोम पढ़ना है। स्टार्ट किया जाएगा राइबोसोम। अच्छा, इस स्लाइड का कलर कैसे बदल गया? पीछे से स्लाइड का तो एक कलर था। अच्छा जी, खैर छोड़िए, हमें स्लाइड के कलर से क्या लेना। अब आता आपका राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपकी प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए जो प्रोटीन शायद बॉडी को बना रहा है, उस प्रोटीन को बनाने वाला ही खुद अपने आकार में सबसे छोटा है। तो छोटा अंग। और मैं क्या करूँगा? अपनी राइटिंग कैसे सुधारूँ?
छोटा अंग, छोटा अंग है कोशिका का सबसे छोटा राइबोसोम। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका 70S राइबोसोम, एक होता है आपका 80S राइबोसोम। कैसे? राइबोसोम पार्ट 2 70S और 80S। जो 70S है ये आपका प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। इन्हें हम अविकसित कोशिक कहते हैं, अविकसित। फॉर एग्जाम्पल आपको वायरस बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है, ये हल्का होता है। क्या होता है ये हल्का होता है, हल्का राइबोसोम, हल्का। और ये अविकसित कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा 80S है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किसमें? यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक। और ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसे? विकसित कोशिकाएं होती हैं। और ये भारी होता है, जब वो हल्का तो इससे भारी। तो आपका राइबोसोम भी हो चुका। राइबोसोम का सबसे छोटा पार्ट होता है पूरी कोशिका का। नेक्स्ट स्लाइड। अरे कलर कैसे चेंज हो रही है स्लाइड में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो एस है वो क्या दिखाना चाहता है कोशिका में, तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये जो एस है क्या दर्शा रहा है? एस आपका दर्शा रहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शा रहा है कि 70। आप बहुत लंबा हो जाएगा ना, कोई ऐसे लिखेगा कि 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो हम इसे क्या करते हैं? बस 70S। जो आपका नेक्स्ट आया वो आया आपका गोल्जी बॉडी। यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का। इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी। उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा कैमिलो गोल्जी ने। ये किसका काम करता था? ये परिवहन का। ट्रांसपोर्टेशन किसका? तो ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट करता है ये। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। अब आपका जो आया सेंट्रोसोम, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सेंट्रोसोम देखिए जी, सेंट्रोसोम को हम हिंदी में कहते हैं तारकाय। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं होता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादपों में कोशिका विभाजन के सेल प्लेट होता है। किसमें? तो प्लांट्स में, एनिमल में जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीज़न कौन करता है? जो इनमें सेल डिवीज़न होता है वो सेल डिवीज़न करता है आपका सेंट्रोसोम। बट वहीं प्लांट्स की बात होगी, प्लांट्स में करता है सेल प्लेट। ये कोशिका विभाजन क्या है वो समझिए आप। कोशिका विभाजन समझिए। देखिए, जब किसी चीज़ से, तो आपको लग रहा होगा कोशिका विभाजन क्या है, वैसे समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ये चीज़ है कोई, आपको लग रहा है कोशिका विभाजन है तोड़ देना, तोड़ना नहीं। जब इसी चीज़ की जैसी इससे अलग होकर वापस से छोटे रूप में होगी और बाद में वो जाकर इसी के जैसे रूप धारण कर लेगी, वो होता कोशिका विभाजन। समझा? तो जैसे बच्चा जो है, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी से एक शिशु का जन्म होता है,
तो छोटा होता है, बाद में जाके उसी की तरह बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम तो कोशिका वजन की श्रेणी में रखते हैं। ये एक पेंसिल थी और इस पेंसिल से इतना हिस्सा हो गया अलग, ये अलग हो गया और बाद में जाके इस साइज़ की हो गई। क्या है ये? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। किसने? बोबेरी ने। बोबेरी ने। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है लाइसोसोम। ये मेरा फेवरेट अंग है पूरी कोशिका का, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। कौन सा? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? तो जल अपघटक एंजाइम। ये करता क्या है? कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो ये उस अंग को नष्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक सेल थी, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करके हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। तो ये सेंट्रोसोम होगा, ये इस पर क्या छिड़क देगा? जल अपघटक एंजाइम। ये जल के ख़त्म हो जाएगी, इसे मार के ख़त्म कर देगा ये। अच्छा, और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। तो लाइसोसोम जो है कैसे आत्महत्या करता है कि कोशिका है, कोशिका के सभी अंगों ने कह दी कि हम काम नहीं करेंगे, तो उसमें लाइसोसोम नाम की जो थैली है, थैली के आकार का होता है, ये खुद को फाड़ लेगा। खुद को फाड़ने से इसके अंदर का जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इंग्लिश में बोलने में आसानी है, ये कोशिका को ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आत्महत्या करता है ये लाइसोसोम। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, यानी कि जो लाइसोसोम का अध्ययन है वो हम आपको सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। लाइसोसोम क्या जो कोशिका है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो लाइसोसोम का आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या जानना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर, और आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आपको जो सेकंड पार्ट में जानना होगा, बेसिकली आपको जानना होगा केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में। बहुत केंद्रक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, बहुत मेन अंग है न्यूक्लियस। फिर इसके आगे आपको जानना है रसधानी वैक्यूल्स के बारे में। रसधानी है वैक्यूल्स। फिर इसके बाद आगे आपको जानना है प्लास्टिड के बारे में। ये प्लास्टिड जो है ये हम में नहीं होता, इसे हम लवक कहते हैं, और बेसिकली लवक, इसे हम कहते हैं प्लास्टिड। ये किस्म होता है प्लांट्स में। प्लास्टिक के कितने पार्ट? तो 3 पार्ट। प्लास्टिक यानी लवक के आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट आपको बता देता हूँ मैं। इसके आगे जो 3 पार्ट है मतलब क्लोरोप्लास्ट, आपके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो ल्यूको क्रोमो, ये आपके 3 पार्ट होते हैं। फिर इसके आगे जो आपका नेक्स्ट आता है बस इतना ही आपको पढ़ना होगा बेसिकली। फिर आपको कोशिका के 2 प्रकार और बस ये गुणसूत्र, क्रोमोसोम वगैरह। बेसिकली जो आपका कोशिका था वो यहीं तक था। अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज होगा आपका स्लाइड 1 से स्टार्ट होगा। स्लाइड 1, ये जी स्लाइड 1, कोशिका विभाजन। ये तो आपको स्टार्टिंग से देखिए, सेल या साइटो, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं साइटोलॉजी। 1665 में क्या आया?
रॉबर्ट हुक आए, डेड सेल की खोज कर दी और फादर ऑफ साइटोलॉजी बन गए। इसके बाद 1674 में एंटोनी वन लीeuwenhoek आए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बन गए। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने आपके जिंदा कोशिका या फिर लिविंग सेल की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लेडन एंड स्वान ने। डेड सेल्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका कहाँ की होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की। ये ओवरऑल वर्ल्ड में थी। मानव में सबसे बड़ी होती है आपके स्त्री के ओवम और सबसे छोटी पुरुष का शुक्राणु, या फिर इसे हम स्पर्म कहते हैं, इसे अंडाणु कहते हैं, स्पर्म। इसको हम ओवम लिख दिया मैंने, से अंडाणु कहाँ गया? अंडाणु। अच्छा, सबसे बड़ा सेल तो आपको न्यूरॉन सेल्स होते हैं ह्यूमन के। फिर आता आपका कोशिका विभाजन, यकृत में नहीं होता। और आपका कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता? तो सॉरी, यकृत में तेज होता है, यहाँ कहाँ नहीं होता? न्यूरॉन सेल्स में आपका कोशिका विभाजन और सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं होती। क्या कहते हैं उन्हें? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में अच्छी या फिर बुरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब कैंसर क्या है, मैं आपको कैंसर बता दूँ थोड़ा सा। कैंसर या फिर कर्क रोग क्या है? जब हद से ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाए। मान लीजिए कहीं ये जगह कट गई, यहाँ पर कहते हैं 10, पर वहीं हमारे जो इसका सेंट्रोसोम था उसने 10 लाख बना दिए। 1 2 3 4 5 10 लाख बना दिए। तो ये क्या होगा? इसी को कैंसर कहते हैं, हद से ज़्यादा हो जाना। तो सबसे ज़्यादा कैंसर की संभावना कहाँ होंगी? लीवर में। और सबसे कम कहाँ पे होंगी? ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में। पर फिर भी आपने नाम सुना होगा ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन में कैंसर कैसे होगा भाई? तो बात को समझिए थोड़ी सी, देखिए गहराई से बात समझिए। ब्रेन ये क्या होगा जी? ब्रेन यहाँ पर भी लिखा गया। ब्रेन सेल्स कितने होते हैं? 2। एक होता है आपके न्यूरॉन्स और एक होता है आपके गिलियल्स। इनमें क्या सेंट्रोसोम होता है? नहीं, गिलियल्स। तो क्या जो न्यूरॉन सेल्स हैं इनमें सेंट्रोसोम होता है? नहीं, इनमें जो हमारा सेंट्रोसोम है वो नहीं होता। सेंट्रोसोम इनमें नहीं होता, बट इनमें सेंट्रोसोम होता है, इनमें होता है। तो इसी वजह से जो ब्रेन कैंसर होता है वह इस गिलियल सेल्स की वजह से होता है, गिलियल सेल्स से। पर वो भी ब्रेन कैंसर ना होकर ब्रेन ट्यूमर होता है, ट्यूमर। कैंसर के शुरुआती स्टेज को हम ट्यूमर कहते हैं, शुरुआती स्टेज को ट्यूमर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया? इसी साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपके साथ था विशु। हम फिर से आपके लिए एक और चैप्टर ले आए हैं बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, पहला अध्याय है। किसके बारे में? तो बायोलॉजी का कोशिका का अध्ययन, पहला चैप्टर या अध्याय कह लीजिए। विक्ट्री अकेडमी बाय विशु। करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो जो हमें आज पढ़ना है वो ह्यूमन सेल पढ़ना है। पिछले का हुआ था कोशिका का अध्ययन, ह्यूमन सेल। इसके हम थोड़ी सी अभी डिटेल जान लेते हैं। तो मैं इस इमेज को हटा रहा हूँ, क्लियर। इस इमेज को क्लियर करता हूँ मैं अभी। तो पहले हम डिटेल्स जान लेते हैं कि सेल है क्या। पहले हम बायोलॉजी को ही जानते हैं। बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव जंतु विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान। साफ लिखता हूँ। तो बायोलॉजी जो है इसके हम दो पार्ट्स करते हैं। बायोलॉजी, इसके जो फादर थे वे थे अरस्तु। अरस्तु वही हैं जिन्होंने सिकंदर के गुरु भी अरस्तु थे। और हिस्ट्री की बात हो जाएगी सिकंदर गुरु की। बायोलॉजी के 2 पार्ट करते हैं। एक तो कहते हैं जूलॉजी
एक करते हैं हम आपका बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जानवरों को, एनिमल्स को। अब बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपके पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। फादर ऑफ जूलॉजी जो थे वह अरस्तु ही होंगे, अरस्तु। और जो फादर ऑफ बॉटनी थे वे थे थियोफ्रेस्टस। एनिमल जो हैं, एनिमल्स के बारे में इसके अंदर हमें पढ़ना है। एनिमल जो ह्यूमन है वो भी एनिमल है, और जानवर एनिमल तो है ही। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? व्हाट इज़ ए सेल? सेल जो है, सारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है। कई सारे एक जैसे सेल्स मिलकर एक अंग उत्तक बनते हैं, टिश्यू। कई सारे टिश्यूज मिलकर बनते हैं एक अंग, और अंगों को मिलकर बनती है बॉडी। तो जो सेल है वो शरीर का सबसे छोटा पार्ट ना होकर शरीर की सबसे छोटी इकाई है। समझ होंगे आप मेरे कहने का मतलब, कि कई सारे एक जैसे सेल्स मिलकर बने टिश्यूज। आपको टिश्यू का नाम है ब्लड इज अ टिश्यू। और जब कैसा टिश्यू मिलते हैं तो बनते हैं एक अंग, और अंगों के मिलने से बनती है बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, ईंटों को मिला के घर बना। कैसा ईंटों को जोड़ देंगे तो बन जाएगी दीवार, कैसा दीवार को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कमरा। वही सिस्टम हमारा बॉडी में होता है। तो हमें सेल के बारे में पढ़ना था। सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। अब आप अंदर बेवकूफ़ तो है नहीं। सेल का जो अध्ययन है उस क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ सेल कहलाएगा आपका साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी कहलाएगा। साइटोलॉजी सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 ईस्वी यानी कि AD में रॉबर्ट हुक ने की। बट ये जो इन्होंने सेल खोजा था ये डेड सेल थी। डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस या नेफ्रोसिस कहते हैं। डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस कहलाते हैं। और जो सबसे पहले हमारी लिविंग सेल की खोज हुई थी, हमारी सबसे पहले लिविंग सेल की खोज जिसने की थी वो हुई थी 1674 में। यानी इसके टोटल 9 ईयर्स बाद 16 पेन को क्या होगा जी? हाँ वो सही तो रहा यार। 1674 में ये हुई थी हमारी, किन्होंने खोज की थी? तो ये भी AD में, तो AD में मतलब बनता नहीं है, सिर्फ DD कर देता हूँ। AD कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है खाना खा के लिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमारी जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, सर्वप्रथम किसने? तो इनका नाम थोड़ा आप ऐसे 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। याद रखिए वो हुक है, ये हॉक है। हुक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हम रॉबर्ट हुक को क्या कहेंगे? देन उन्होंने शुरुआत कर दी साइटोलॉजी की, तो इन्हें कहेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी। इनके फोटो आप मेरे पास शायद पड़े होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इमेजेस। सॉरी, चलिए आप इमेज का क्या करना है आपको।
इमेज इंपोर्ट कर देंगे बाद में हम। जब अब आप देखिए कि लोग तो कोशिका खोद के चले गए। अब इस कोशिका करना क्या है, तो जो हमारा कोशिका सिद्धांत है, क्या है कोशिका सिद्धांत, वो उसने वो कौन देगा, कोशिका सिद्धांत। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ये हमारा दिया स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, इन दो लोगों ने दिया हमारे क्या दिया, तो इन्होंने दिया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स, सेल प्रिंसिपल्स कह लीजिए या प्रिंसिपल ऑफ सेल्स। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि डेड सेल्स को क्या कहते हैं, डेड सेल्स को हम नेफ्रोसिस कहते हैं, नेफ्रोसिस। वाइट कलर ठीक रहेगा क्या बोर्ड के लिए, या बोर्ड का रंग वाइट कर दूँ मैं, ग्रीन अच्छा लग रहा हो तो, पर बटा समझ में नहीं आएगा वो। अब ठीक है, चलिए नेफ्रोसिस। मृत कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये होती हैं आपकी माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा इसकी। और सबसे बड़ी कोशिका पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी, सॉरी बड़ी लिख देनी, बड़ी कोशिका किसकी होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका होगी आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका, सॉरी सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है, सॉरी अभी आप ये देखिए कि मानव में सबसे बड़ी, मानव में सीक्वेंस गड़बड़ा गया, सॉरी मानव में सबसे बड़ी तो स्त्री का ओवम। अब जो मानव है, मानव में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। और अगर कहेगा कि मानव में सबसे छोटी, सबसे छोटी याद रखिएगा, दुनिया में नहीं, वे दुनिया में थे मानव में, तो पर वहीं पे आएगा कि सबसे लंबी कोशिका। देखिए आपसे अगर कहा जाए कि ये क्या है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, बट अगर ये कहा जाए कि ये क्या है, तो ये लंबा है, तो लंबे बड़े में अंतर है। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ आप। तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो है हमारी न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स ह्यूमन के, ह्यूमन में होते हैं, दुनिया में भी सबसे बड़ा है, मानव में सबसे बड़ा होगा इस दुनिया में। तो न्यूरॉन सेल्स सबसे लंबे कोशिकाएं होती हैं, बड़ी नहीं लंबी। सबसे जल्दी कोशिका विभाजन कहाँ होता है, कोशिका विभाजन सबसे फास्ट लीवर में, यकृत, यकृत इसे कहते हैं हम लीवर, इसे कहते हैं हम जिगर। अब वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन हमारे दिमाग में, न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन। आपको समझ में आ जाएगा आगे कि कोशिका विभाजन क्या है। अभी फिलहाल के लिए आप इसे नोट कीजिए। कोशिका के अंग अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, दिक्कत ना होता।
नई स्लाइड बना दी मैंने। कोशिका के अंग, कोशिका के अंग पढ़ना शुरू करते हैं। अंग, अंग यानी कि पार्ट्स। कोशिका एक तरह की झिल्ली है, यानी कि एक तरह का थैला है। इसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं। इन पार्ट से बॉडी चलती है। समझ लेंगे आप, जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, नोट कर रहे होंगे आशा करता हूँ। तो जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है जीव द्रव्य। सबसे पहला पार्ट आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा। इसकी खोज जो की थी पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। किसका 80% वाटर। तो समझ लेंगे तरल तो होगा ही अपना आप गाढ़ा, और 20% प्रोटीन का। ये दो प्रकार का होता है। इसमें जीव द्रव्य दो पार्ट के होते हैं, यानी कि जीव द्रव्य या दो पार्ट। एक तो था कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर भरा होता है। उसे केंद्रिका द्रव्य, जो केंद्रिका के अंदर होता है। केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। पहला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। जो केंद्रिका द्रव्य है वो केंद्रिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। अब आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब है दीवार। भित्ति चित्र का नाम सुना होगा आपने, भित्ति चित्रकारी। दीवार पर जब चित्र बना देते हैं तो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका? तो सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है। ये केवल और केवल प्लांट्स में पाया जाता है, पादपों में, प्लांट्स में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। और जीवाणु में एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, प्रोटीन होता है एक तरह का, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। कवक मतलब फंगस या फंगी, फंगस या फंगी या कवक। इसकी जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, किसकी बनी होती है? कायरीन की, कायरीन की। अब बात आती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये क्या होता है? ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, जबकि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, ना कि सेल वॉल हम ह्यूमंस में होती है। ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। लिख देता हूँ मैं आपको कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में मिलती है। और कोशिका के अंदर के सभी पदार्थ इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड। सेल मेम्ब्रेन इनसाइड ऑल प्रोडक्ट्स, इनसाइड ऑल प्रोडक्ट्स। जो सेल मेम्ब्रेन है
वह प्रोटीन का बना होता है। किसका? आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है। ज़्यादातर बॉडी ही प्रोटीन की बनी। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर मटेरियल कहा गया है। आपको काफ़ी जगह नाम सुना है प्रोटीन का। कोई है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यानी कि मान लीजिए कोरोना है, अभी की फिलहाल का कोरोना है। कोरोना अगर हमारी कोशिका के अंदर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन हमारी सिक्योरिटी करेगी, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है ये अर्ध पराग में होती है। कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है, जो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वगैरह के ब्लड को। इसलिए कोरोना फेफड़ों के रास्ते से एंट्री करता है, ना कि कोशिका में डायरेक्ट। अब हमारी फेफड़े की कोशिकाएं काफ़ी कमज़ोर होती हैं। अब कोशिका झिल्ली के बाद आता है हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगली स्लाइड बना दी मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम हिंदी में लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, बट इसका जो हिंदी में ऑफिशियल नाम है वो है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? आपके अल्टमैन ने। आपको सब वैज्ञानिक का नाम आपको लिख के रखने होंगे। अल्टमैन ने किया। यह ऑक्सी श्वसन का कार्य करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सी श्वसन करता है। यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? पावर हाउस या शक्ति गृह। जब 38 एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी से हमारा क्या बनता है कि हमारा एक ग्लूकोज बनता है। एक ग्लूकोज बनने में 38 एटीपी लगते हैं। सूत्रकणिका की या माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसके आगे अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा अजीब सा नाम है। साफ लिखो यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो हिंदी में नाम बनता है वो बनता है अंतः प्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। देखिए क्या है हमारी कोशिका का? तो स्केलेटन। ये कोशिका को पिचकने से रोकता है। पिचकने से बचाता है। पिचकने से बचाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER है। ER ये दो पार्ट का है, स्मूथ और रफ। तो हम इसका स्मूथ रफ भी देखते हैं। पहले हम स्मूथ देख लेते हैं। व्हाट इज स्मूथ? क्या है ये? जो स्मूथ ये आ रहा है ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। किसका? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाता है। देखिए जब दोनों चिकनी चीज़ हैं तो चिकनी चीज़ें स्मूथ होगा। ये कहता है रफ क्या करता है? तो रफ जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। पर क्या है खुद प्रोटीन का निर्माण करता नहीं, इसके ऊपर होता है राइबोसोम।
इसके ऊपर जो बिंदी बिंदी में राइबोसोम दिखाते हैं कैसे बनते हैं, जैसे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो पार्ट, एक पर तो बिंदी बिंदी है, ये राइबोसोम से ये प्रोटीन बना रहा है, इसलिए इसका जो ये रफ हो चुका है, इस पर राइबोसोम से, इस पर कुछ नहीं है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट और फैट बना रहा है। इस तरीके से आपका ER होता है। ये क्या क्या बना हुआ था, तो इसके ऊपर थे राइबोसोम्स, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। तो अब आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि अब आपको राइबोसोम पढ़ना है। स्टार्ट किया जाएगा राइबोसोम। अच्छा, इस स्लाइड का कलर कैसे बदल गया? पीछे से स्लाइड का तो एक कलर था। अच्छा जी, खैर छोड़िए, हमें स्लाइड के कलर से क्या लेना। अब आता आपका राइबोसोम। राइबोसोम 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 जो है ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं आपकी प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए, जो प्रोटीन शायद बॉडी को बना रहा है, उस प्रोटीन को बनाने वाला ही खुद अपने आकार में सबसे छोटा है। तो छोटा अंग। और मैं क्या करूँगा, अपनी राइटिंग कैसे सुधारूँ? छोटा अंग, छोटा अंग है कोशिका का सबसे छोटा राइबोसोम। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका 70S राइबोसोम, एक होता है आपका 80S राइबोसोम। कैसे? राइबोसोम पार्ट 2 70S और 80S। जो 70S है ये आपका प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। इन्हें हम अविकसित कोशिक कहते हैं, अविकसित। फॉर एग्जाम्पल ये आपको वायरस, बैक्टीरिया, इसमें 70S राइबोसोम होता है। ये हल्का होता है। क्या होता है ये हल्का होता है, हल्का राइबोसोम, हल्का। और ये अविकसित कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा 80S है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक। और ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसे? विकसित कोशिकाएं होती हैं। और ये भारी होता है, जब वो हल्का तो इससे भारी। तो आपका राइबोसोम भी हो चुका। राइबोसोम का सबसे छोटा पार्ट होता है पूरी कोशिका का। नेक्स्ट स्लाइड। अरे कलर कैसे चेंज हो रही है स्लाइड के, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो S है वो क्या दिखाना चाहता है कोशिका में, तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये जो S है क्या दर्शा रहा है? S आपका दर्शा रहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शा रहा है कि 70। आप बहुत लंबा हो जाएगा, कोई ऐसे लिखेगा कि 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो हम इसे क्या करते हैं, बस 70S। जो आपका नेक्स्ट आया वो है आपका गोल्जी बॉडी। यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का। इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी। उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा कैमिलो गोल्जी ने। ये किसका काम करता था? ये परिवहन का। ट्रांसपोर्टेशन किसका? तो ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट करता है ये। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। अब आपका जो आया
सेंट्रोसोम, ये बहुत खतरनाक चीज़ है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखिए जी, सेंट्रोसोम को हम हिंदी में कहते हैं तारक काय। तारक काय, तारक काय। यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं होता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादपों में कोशिका विभाजन के सेल प्लेट होता है, किसमें? तो प्लांट्स में, एनिमल में जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन करता है? जो इनमें सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन करता है आपका सेंट्रोसोम। बट वहीं प्लांट्स की बात होगी, प्लांट्स में करता है सेल प्लेट, सेल प्लेट। ये कोशिका विभाजन क्या है वो समझिए आप। कोशिका विभाजन समझिए, देखो जब किसी चीज़ से, तो आपको लग रहा होगा कोशिका विभाजन क्या है, वैसे समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ये चीज़ है कोई, आपको लग रहा होगा कोशिका विभाजन है तोड़ देना, तोड़ना नहीं। जब इसी चीज़ की जैसी इससे अलग होकर वापस से छोटे रूप में होगी और बाद में वो जाकर इसी के जैसे रूप धारण कर लेगी, वो होता कोशिका विभाजन। समझाते जैसे बच्चा जो है, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी से एक शिशु का जन्म होता है, वो छोटा होता है, बाद में जाके उसी की तरह बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम सब कोशिका विभाजन की श्रेणी में रखते हैं। ये एक पेंसिल थी और इस पेंसिल से इतना हिस्सा हो गया अलग, ये अलग हो गया और बाद में जाके इस साइज़ की हो गई। क्या है ये? सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। किसने? बोबेरी ने। बोबेरी ने। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है लाइसोसोम। ये मेरा फेवरेट अंग है पूरी कोशिका का, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। कौन सा? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? तो जल अपघटक एंजाइम। ये करता क्या है? कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो ये उस अंग को नष्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक सेल थी, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। फिर जो सेंट्रोसोम होगा ये इस पर क्या छिड़क देगा? जल अपघटक एंजाइम। ये जल के ख़त्म हो जाएगी, इसे मार के ख़त्म कर देगा ये। अच्छा, और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। तो लाइसोसोम जो है कैसे आत्महत्या करता है कि कोशिका है, कोशिका के सभी अंगों ने कह दी कि हम काम नहीं करेंगे, तो उसमें लाइसोसोम नाम की जो थैली है, थैली के आकार का होता है, ये खुद को फाड़ लेगा। खुद को फाड़ने से इसके अंदर का जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इंग्लिश में बोलने में आसानी है, ये कोशिका को ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आत्महत्या करता है ये लाइसोसोम। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, यानी कि जो लाइसोसोम का है वो हम आपको सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। लाइसोसोम क्या, जो कोशिका है थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो लाइसोसोम के आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या जानना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर, और आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आपको जो सेकंड पार्ट में जानना होगा, बेसिकली आपको जानना होगा केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में, बहुत
केंद्रक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, फोर्थ मैन अंग है न्यूक्लियस। फिर इसके आगे आपको जानना है रसधानी वैक्यूल्स के बारे में। रसधानी है वैक्यूल्स। फिर इसके बाद आगे आपको जानना है प्लास्टिड के बारे में। ये प्लास्टिड जो है ये हम में नहीं होता, इसे हम लवक कहते हैं और बेसिकली लवक, इसे हम कहते हैं प्लास्टिड। ये किस्म होता है प्लांट्स में। प्लास्टिक के कितने पार्ट? तो 3 पार्ट। प्लास्टिक यानी लवक के आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट आपको बता देता हूँ मैं। इसके आगे जो 3 पार्ट है मतलब क्लोरोप्लास्ट, आपके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो ल्यूको क्रोमो, क्लोरो ल्यूको क्रोमो, ये आपके 3 पार्ट होते हैं। फिर इसके आगे जो आपका नेक्स्ट आता है बस इतना ही आपको पढ़ना होगा बेसिकली। फिर आपको कोशिका के 2 प्रकार और बस ये गुणसूत्र, क्रोमोसोम वगैरह। बेसिकली जो आपका कोशिका था वो यहीं तक था। अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज होगा आपका स्लाइड 1 से स्टार्ट होगा। स्लाइड 1, ये जी स्लाइड 1 कोशिका विभाजन। ये तो आपको स्टार्टिंग से देखिए। सेल या साइटो, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं साइटोलॉजी। 1665 में क्या आया? रॉबर्ट हुक आए, डेड सेल की खोज कर दी और फादर ऑफ साइटोलॉजी बन गए। इसके बाद 1674 में एंटोनी वन लीeuwenhoek आए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बन गए। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने आपके जिंदा कोशिका या फिर लिविंग सेल की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत ने दिया स्लेडन एंड स्वान ने। डेड सेल्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका कहाँ की होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की। ये ओवरऑल वर्ल्ड में थी। मानव में सबसे बड़ी होती है आपके स्त्री के ओवम और सबसे छोटी पुरुष का शुक्राणु या फिर इसे हम स्पर्म कहते हैं, इसे अंडाणु कहते हैं, स्पर्म। इसको हम ओवम लिख दिया मैंने, इसे अंडाणु। कहाँ गया? अंडाणु। अच्छा, सबसे बड़ा सेल तो आपको न्यूरॉन सेल्स होते हैं ह्यूमन के। फिर आता आपका कोशिका विभाजन। यकृत में नहीं होता। और आपका कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता? तो सॉरी, यकृत में तेज होता है, यहाँ कहाँ नहीं होता? न्यूरॉन सेल्स में आपका कोशिका विभाजन और सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं होती। क्या कहते हैं उन्हें? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में अच्छी या फिर बुरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब कैंसर क्या है, मैं आपको कैंसर बता दूँ थोड़ा सा। कैंसर या फिर कर्क रोग क्या है? जब हद से ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाए। मान लीजिए कहीं ये जगह कट गई, यहाँ पर कहते हैं 10, पर वहीं हमारे जो इसका सेंट्रोसोम था उसने 10 लाख बना दिए। 1 2 3 4 5 10 लाख बना दिए। तो ये क्या होगा? इसी को कैंसर कहते हैं, हद से ज़्यादा हो जाना। तो सबसे ज़्यादा कैंसर की संभावना कहाँ होंगी? लीवर में। और सबसे कम कहाँ पे होंगी? ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में। पर फिर भी आपने नाम सुना होगा ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन में कैंसर कैसे होगा भाई? तो बात को समझिए थोड़ी सी, देखिए गहराई से बात समझिए। ब्रेन ये क्या होगा जी? ब्रेन यहाँ पर भी लिखा गया। ब्रेन सेल्स कितने होते हैं? 2। एक होता है आपके न्यूरॉन्स और एक होता है आपके गिलियल्स। इनमें क्या सेंट्रोसोम होता है? नहीं, गिलियल्स। तो क्या जो न्यूरॉन सेल्स हैं इनमें सेंट्रोसोम होता है? नहीं, इनमें जो हमारा सेंट्रोसोम है वो नहीं होता। सेंट्रोसोम इनमें नहीं होता, बट इनमें सेंट्रोसोम होता है, इनमें होता है। तो इसी वजह से जो ब्रेन कैंसर होता है वह इस गिलियल सेल्स की वजह से होता है। गिलियल सेल्स
पर वो भी ब्रेन कैंसर ना हो के ब्रेन ट्यूमर होता है, ट्यूमर। कैंसर के शुरुआती स्टेज को हम ट्यूमर कहते हैं, शुरुआती स्टेज को ट्यूमर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। इसी साथ मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपके साथ था विशु।